डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत दिनों बाद आए हैं, आप लोग के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं, 12th पास स्टूडेंट हैं, ये 11th पास स्टूडेंट हैं, उन लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। डेली हम लोग यूट्यूब पर डे 11th पास स्टूडेंट के लिए और 10th पास स्टूडेंट के लिए पर डे एक वीडियो अपलोड हम लोग करते रहेंगे। एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि कोरोना के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए घर बैठकर ही अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, घर में ही अपना क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे 11th पास जो स्टूडेंट हैं, जो 11th पास किए हैं, अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मान लीजिए क्लास करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो हम लोग पूरे 12th के सिलेबस को कवर करेंगे वीडियो के रूप में। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, हम लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है आपका, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक आपका इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है स्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स ये दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स ये दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो को ग्रीक वर्ड में कहा जाता था इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब लोग क्या समझते थे, चार्ज, जिसको हम लोग चार्ज समझते हैं, आवेश समझते हैं। और स्टैटिक का मतलब लोग क्या समझते थे, रेस्ट, दैट इज विराम, रुका हुआ, स्टेशनरी जिसको आप कह सकते हैं। तो जहाँ पर बेसिकली हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज is known as electrostatic, is known as electrostatics। मतलब कि जहाँ पर हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जहाँ पर रुका हुआ चार्ज, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये आपका विरामावस्था में है, रुका हुआ अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है, तो इसका जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज। जहाँ पर हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल आपका अगर मोशन करते रहे, मूवमेंट करते रहे, उसका जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे उसको कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वह रुके हुए चार्ज के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर
ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, नहीं एक प्रॉपर्टी के रूप में उसमें मौजूद रहता है। तो आपका वह उस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने चारों क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, अब इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखिए, यहाँ पर, 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 तो इस चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। इस बिहेवियर को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल आपका अगर मोशन करने लगे, मूवमेंट करने लगे, तो इसके चारों ओर जो होगा मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल में चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जो किसी भी मटेरियल के अंदर मौजूद होता है, उपस्थित होता है, और उस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को या मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे आपको बताया कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, रुका हुआ अवस्था में है, तो ये आपका अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपेल करेगा। इस बिहेवियर को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल आपका मोशन करने लगे, मूवमेंट करने लगे, तो इसके चारों जो होगा वह मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बेसिकली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज is the property associated with matter due to which it produces electrical and magnetic behavior. It produces electrical and magnetic behavior around it. Electrical and magnetic behavior कर सकते हैं, and magnetic behavior. Is it clear? Electric charge is the property associated with matter due to which it produces electrical and magnetic behavior. Electric charge किसी भी मैटर में एक ऐसा प्रॉपर्टी मौजूद होता है जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। नाउ वी हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर। सपोज इट इज ए बॉडी, इट इज ए न्यूट्रल बॉडी, एंड हाउ चार्ज विल बी एक्सपीरियंस इन दिस बॉडी। तो जस्ट वी हैव स्टडीड ओवर हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दो वर्ड से बना इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब बताया कि ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, चार्ज। ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, और जिसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, चार्ज। तो चार्ज जो वर्ड बना वो किससे बना, इलेक्ट्रॉन वर्ड से। तो किसी भी बॉडी में चार्ज जो डेवलप होगा कैसे होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के ही आदान प्रदान से। तो कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज डेवलप होगा वह किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रो वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन से, और आपका इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग समझते हैं चार्ज। तो द चार्ज डेवलप इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सेस और डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये अगर बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें चार्ज कैसे डेवलप होगा, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण या तो इसमें इलेक्ट्रॉन के घट जाने के कारण। देन यू कैन से दैट the electric charge develop in a body, the electric charge develop in a body due to excess or deficient of electron, due to excess or deficient of electron, or deficient ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने या घट जाने के कारण क्या होता है, उस बॉडी में चार्ज डेवलप होता है।
तो चार्ज किसी बॉडी में कब डेवलप होगा, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी, इसमें चार्ज डेवलप करना है तो कब डेवलप होगा, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दें या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दें। एक्सेस मतलब बढ़ जाना, डिफिशिएंट का मतलब घट जाना। तो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब चार्ज डेवलप होगा, या किसी बॉडी में डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घट जाएगा उसके कारण। तो चार्ज किसी भी बॉडी में कब डेवलप होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने के कारण या तो इलेक्ट्रॉन के घट जाने के कारण। इट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण या डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। नाउ अब हम लोग को ध्यान देना है आपका काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ वी हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सो देखा जाए। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। देन व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? तो सपोज ये आपका अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है। सपोज ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी इट मीन्स देयर इज नो चार्ज इन द बॉडी। नाउ अब इस न्यूट्रल बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो ये पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब किसी न्यूट्रल बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तब उसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन is called positive charge, is called positive charge। तो जब किसी बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तब उसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सपोज ये आपका अभी एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी इट मीन्स चार्ज इसमें कितना है, जीरो है। तो चार्ज जीरो, किसी भी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज जीरो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी में आपका जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या किसी भी मैटर में, किसी भी मटेरियल में, किसी भी बॉडी में तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देयर इज नो चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन इज नेचर में क्या होता है, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन नेचर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी में जितना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन नेचर में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेचर में नेगेटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब आपका इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसलिए न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, आपका नेट चार्ज उसमें जीरो होता है, टोटल चार्ज जीरो होता है, कुल आवेश शून्य होता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि ये आपका जो पॉजिटिव न्यूट्रल बॉडी है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर इक्वल। लेकिन अगर किसी बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, सपोज दिस इट वाज न्यूट्रल बॉडी, नाउ इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या किए हैं, रिमूव किए। तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे न्यूट्रल बॉडी से, तो वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया। अभी तो प्रारंभ में आपका जब न्यूट्रल बॉडी था तो प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया, लेकिन प्रोटॉन तो जितना था उतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज़्यादा, क्योंकि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया, जबकि प्रोटॉन की संख्या जितना पहले था अभी भी उतना ही है। तो आपका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ज़्यादा। दूसरा प्रश्न पूछता है कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका अभी जब इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ,
तो जब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करेंगे, इसका मतलब है कि 9.11 इंटू 10⁻³ kg मास डिक्रीज किया। अगर आपका इतना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इसका मतलब आपका जैसे देखिए एक बॉडी, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले, दो इलेक्ट्रॉन निकाले, तीन इलेक्ट्रॉन निकाले, चार इलेक्ट्रॉन निकाले, तो धीरे धीरे इस बॉडी का मास क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका मतलब इतना मास कम गया, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मतलब इतना मास घट गया। इसका मतलब है कि इसका पार्शियली मास क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो जब किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो इट्स मास पार्शियली डिक्रीज, इसका मास जो होगा मास पार्शियली डिक्रीज, इसका मास जो होगा पार्शियली क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट्स मास पार्शियली डिक्रीज। अब देखा जाए तो ये क्लियर हो गया कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तीसरी बात ये ध्यान देना है कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया, इसका मतलब इसका मास पार्शियली क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज किया, क्लियर कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास घटेगा, दो इलेक्ट्रॉन हटाए मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मास घटेगा। अब देखा जाए निगेटिव चार्ज क्या होता है। तो जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करते हैं तब उसमें कौन सा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव चार्ज। इट मीन्स वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called negative charge. The addition of electron, the addition of electron is called negative charge. Is called negative charge. तो जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसमें कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सपोज it was a neutral body. At that time number of proton and number of electrons are equal. When we add the electron then it becomes negatively charged. जब इस बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इस बॉडी में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, निगेटिव चार्ज। क्योंकि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। तो जब किसी बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें कौन सा चार्ज डेवलप होगा, आपका निगेटिव चार्ज डेवलप। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए, पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या पहले की अपेक्षा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो आप कह सकते हैं कि हेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो इतना मास ऐड करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे मतलब 2 इंटू इतना मास ऐड करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे मतलब 3 इंटू इतना मास ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि इसका मास पार्शियली क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इट मीन्स इट्स मास इज पार्शियली increased. Its mass is partially increased. इसका मास जो है पार्शियली क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब इतना मास ऐड किए, दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब 2 इंटू इतना मास ऐड किए, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब 3 इंटू इतना मास ऐड किए। तो जब भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं तो उसका मास धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर 2-3 प्रश्न हो गया। पहला कि जब किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज। जब किसी बॉडी को हम लोग निगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तीसरी बात, जब किसी बॉडी को हम लोग निगेटिवली चार्ज करते हैं तो इसका मास जो है पार्शियली क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। क्लियर। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करते हैं कि फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज क्या होता है। फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज हम लोग देखेंगे, आगे बात किया जाए फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज। फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज की बात किया जाए, फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज।
फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज मीन्स क्या हुआ? सबसे पहले इसके बारे में थेल्स ने बताया। थेल्स साहब बताए क्या कि अगर हम लोग दो सूटेबल बॉडी को लेते हैं और दोनों को अगर एक दूसरे से रब करते हैं, रगड़ते हैं, दो सूटेबल बॉडी, ऐसा नहीं कि किसी बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ, मतलब कि जब कोई दो सूटेबल बॉडी लेते हैं और दोनों को जब एक दूसरे से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। तो इस तरह के चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज। जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहेंगे, दिस इज द प्लास्टिक रड एंड दिस इज ड्राई हेयर। व्हेन वी रब द प्लास्टिक रड विथ ड्राई हेयर, then when plastic rod comes near the piece of paper, then it attracts the piece of paper, it means it becomes charged। तो जब आप रबर को, प्लास्टिक रड को ड्राई हेयर के साथ आप रब कर रहे हैं, तो ये ड्राई हेयर और ये आपका प्लास्टिक रड दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया, दोनों में चार्ज डेवलप हो गया, दोनों में चार्ज कंसिस्ट हो गया। तो जिस तरह का चार्ज इसमें कंसिस्ट हुआ, उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज। जैसे सपोज आपका इसी तरह एक और एग्जांपल है कि आपका सपोज दिस इज द ग्लास रड एंड दिस इज सिल्क। तो ग्लास रड को अगर सिल्क के साथ रब करेंगे तो ये दोनों चार्ज हो जाएगा, दोनों में चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब बात है कि ये किस तरह का चार्ज डेवलप होगा, तो जो चार्ज डेवलप होगा उस चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान देना है हम लोगों को कि जैसे ये ग्लास रड है, तो ग्लास रड, एक ग्लास रड लिए, ये सिल्क के साथ रब किए, फिर दूसरा ग्लास रड लिए, दूसरा सिल्क लिए, उसको रब किए। जब ये ग्लास को नज़दीक में ला रहे हैं तो ये दे आर रिपेल टू ईच अदर, सिल्क को नज़दीक ला रहे हैं, दे रिपेल टू ईच अदर। But when we brought glass and silk together, then it attract to each other. It means we observe that in glass and silk develop opposite in charge, opposite nature in charge. But when we brought glass rod and glass rod, then they repel to each other. It means it shows that the charge develop in similar nature of charge. तो इससे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब ग्लास को ला रहे हैं, रिपेल कर रहा है, सिल्क को ला रहे हैं, रिपेल कर रहा है, ग्लास सिल्क को ला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ग्लास और सिल्क में अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो रहा है। और आपका दो ग्लास को ला रहे हैं, रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों ग्लास में सिमिलर नेचर का चार्ज डेवलप हो रहा है। सिल्क है, इसका मतलब दोनों में सिमिलर नेचर का चार्ज डेवलप हो रहा है। अब ये कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, इसको ऑब्जर्व करना है, इसको महसूस करना है। तो होता क्या है कि जैसे ये ग्लास है, तो ग्लास के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब इसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलता है तो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इससे जंप कर जाता है, क्योंकि प्रत्येक बॉडी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। तो स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है, तो अब ऑटोमेटिक अपने आप तो जंप करेगा नहीं, इसलिए जब इसमें एक्सटर्नल एनर्जी मिलता है वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होता है, बिग एनर्जी होता, मतलब बिग कह सकते हैं, बिग अट्रैक्शन होता है। तो आपका वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जब एक्सटर्नल एनर्जी उसको मिलता है तो वह लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या हो जाता है, जंप कर जाता है। जैसे आपका ये ग्लास का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो ये जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलेगा तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा ये जंप कर जाएगा। तो होता क्या है कि जब ग्लास को सिल्क के साथ रब कर रहे हैं, तो व्हेन वी रब टुगेदर देन थर्मल एनर्जी डेवलप देयर, एंड ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्लास, इट जंप्स फ्रॉम दिस ग्लास। तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जंप कर जाता है ड्यू टू गेटिंग द थर्मल एनर्जी। और ये जब आपका किसके साथ रब कर रहे हैं, सिल्क के साथ रब कर रहे हैं, तो ये ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जा रहा है, सिल्क में। तो ग्लास रॉड से ये आपका इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इट मीन्स ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा रहा है, सिल्क में। इसका मतलब कि सिल्क में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो नाउ वी ऑब्जर्व ओवर हियर इन ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज डेवलप एंड इन सिल्क द नेगेटिव चार्जेस डेवलप। सिमिलरली जब आप ड्राई हेयर के साथ प्लास्टिक रड को रब कर रहे हैं तो ये आपका ड्राई हेयर में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये दोनों को रब करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ड्राई हेयर में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो जब रब करेंगे तो इसको थर्मल एनर्जी मिलेगा। थर्मल एनर्जी मिलेगा तो वो जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इससे क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो ड्राई हेयर से जंप किस में करेगा, किसके साथ रब कर रहे हैं, प्लास्टिक रड के साथ। तो वह जो इलेक्ट्रॉन है वह जंप करके किस में चला जाएगा, प्लास्टिक रड। और ये ड्राई हेयर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो ड्राई हेयर में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये प्लास्टिक रड इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, अगर बात करें इवोनाइट के रड को ऊल के साथ या फर के साथ अगर रब किया जाए तो आपका फर जो होता है दैट इज, जिसको आप रोआ कहते हैं, जानवर का, किसी एनिमल का नहीं, तो जब आप ड्राई ये एवोनाइट के रड को फर के साथ रब करते हैं तो फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा तो फर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एवोनाइट का रड जो है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, इट बिकम्स निगेटिव। एंड आपका फर जो है इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण फर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और आपका एवोनाइट रड जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें एक प्रश्न अक्सर पूछेगा कि when glass rod is rubbed with silk, then which charge acquires in glass and silk? You can say that glass acquires positive charge and silk acquires negative charge. Similarly, when plastic rod rubbed with dry hair, then which charge acquires dry hair and plastic rod? Then you can say that dry hair acquires positive charge and plastic rod acquires negative charge. Similarly, another example is when ebonite rod is rubbed with the fur, then which charge acquires? You can say that ebonite rod acquires negative charge and fur acquires positive charge. तो ये रब करने का ये जो दो सूटेबल बॉडी को हम लोग रब कर रहे हैं, ये दो सूटेबल बॉडी को जो रब कर रहे हैं, रब करने के कारण जो इसमें चार्ज आ रहा है, ऐसे चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज कहते हैं। तो अब हम लोग बात समझ गए। अब इसको हम लोग बात करें कि फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज के बारे में किसने बताया सबसे पहले, तो थेल्स ने। तो आप कह सकते हैं कि थेल्स स्टेट्स दैट when two suitable bodies are rubbed together, then they acquires a charge. Thus state that when two suitable bodies are rubbed together, then they acquire charge, या they consist charge. Such charge is known as frictional or a static charge. Frictional or a static charge. अब इसमें दूसरी बात ये ध्यान देना है कि जैसे अगर ये पूछा जाए, इधर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है एंड इधर ये आपका निगेटिव चार्ज। तो सपोज अगर ग्लास रड को
सिल्क के साथ रब किया जाए तो ग्लास में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। सपोज अगर बात की जाए, ये ग्लास हो गया, सिमिलरली अगर फर को रब किया जाए एवोनाइट के साथ या प्लास्टिक रड को ड्राई हेयर के साथ, तो ड्राई हेयर में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और प्लास्टिक रड या रबर में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। सपोज अगर बात किया जाए एवोनाइट के रड को फर के साथ रब किया जाए या ऊल के साथ, तो फर में कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एवोनाइट रड में कौन सा चार्ज डेवलप होता है? निगेटिव चार्ज। एवोनाइट रड में निगेटिव चार्ज। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल और स्टैटिक चार्ज। क्लियर? मिटा दिया जाए, आगे देखिए। अब कुछ बेसिक सी बात करते हैं हम लोग, आगे ध्यान दिया जाए। आगे बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है? कूलम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से। और अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात किया जाए, एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज अस्टैट कूलम। अस्टैट कूलम। और आपका दोनों में रिलेशन की अगर बात किया जाए तो एक कूलम बराबर जो होता है 3 × 10⁹ अस्टैट कूलम। अस्टैट कूलम। और या इसी को आप कह सकते हैं ESU ऑफ चार्ज। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपका एक और यूनिट है, एक कूलम बराबर होता है 1/10 AV कूलम, जिसको आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट कूलम। दैट इज EMU ऑफ चार्ज। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। दूसरी बात करें, अगर चार्ज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वह क्या होता है? फ्रैंकलिन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन होता है और लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? फैराडे। और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। नाउ अगर बात किया जाए इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बराबर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम। 10th में हम लोग पढ़े थे, I = Q/T, where Q is charge and T is the time. Q = current into time. I is the current। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं A एंड टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T। तो ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? AT। बहुत सारे बुक्स ये भी फॉलो करते हैं, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला I भी लिख सकते हैं, टाइम का T तो आप लिख सकते हैं IT भी। IT और AT फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। जब वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है तो ये जो क्वांटिटी है आपका कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, देयरफॉर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज
is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आगे हम लोग बात करें अगर इसके प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज देखा जाए क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ये तो हम लोग यूनिट वगैरह बात करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला बात किए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट कूलम हो गया, और एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम या 1/10 AV कूलम कर सकते हैं। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 हो गया। चार्ज स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को ध्यान देना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस पर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जो सिंगल चॉइस आपका सिंगल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सो ध्यान देंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जैसे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नहीं, लाइक का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है, जिसको आप लाइक चार्ज कर सकते हैं, सिमिलर नेचर चार्ज कर सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है, तो इसके बीच कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन होगा। मतलब दे रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। नहीं, दे रिपेल टू ईच अदर। बट अपोजिट चार्ज अगर रहेगा, अनलाइक चार्ज जिसको आप कह सकते हैं, तो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, नहीं आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्लियर? ये आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हो गया, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर and unlike charge attract each other. Like charge repel each other and unlike charge attract each other. जो बचपन से इस प्रॉपर्टी को आप पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्ज मतलब सिमिलर नेचर का चार्ज, लाइक चार्ज कहिए मतलब सिमिलर नेचर का चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, दिस आर द लाइक चार्ज। तो जब सिमिलर नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज, प्लस माइनस, माइनस प्लस, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। जब सिमिलर नेचर का चार्ज रहेगा रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा अट्रैक्ट करेगा। आगे दूसरा प्रॉपर्टी बात करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा जाए क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, सो देखा जाए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब हुआ कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समान रहेगा, नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा, हमेशा वैल्यू सेम रहेगा। तो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स the electric charge is always conserved. That is, charge is neither be created nor be destroyed, only transformed from one body to another body. It transferred from one body to another body until or unless both bodies acquire equal charges. तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर केवल कहा जाए कि क्या है, तो आप कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे कह देगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या स्टेट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देन यू कैन सी ओनली एज लाइक द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सपोज क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज
the principle of conservation of charge. Then you as a state principle of conservation of electric charge states that electric charge is always conserved. That is, charge is neither be created nor be destroyed, only transfer from one body to another body. मतलब चार्ज का ना तो क्रिएशन होता है ना तो डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब ना ही निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है। होता क्या है भाई, तो ये केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कर सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज conserved, charge is always conserved. That is, charge is neither be created nor be destroyed, only it transfer from one body to another. Clear? अगर आ गया कि स्टेट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इतना ही बात लिखना है। एक नंबर के मार्क्स में, एक मार्क्स में आएगा, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप क्या बताएंगे कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, that is, charge is neither be created nor be destroyed, only transfer from one body to another. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब कि किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, या केवल आपका होता क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। अब आइए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इसका कुछ एग्जाम्पल की बात किया जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, अब सोच रहे हो सर कि पेयर प्रोडक्शन क्या है? तो पेयर प्रोडक्शन कहता है कि व्हेन ए गामा फोटोन इंटरेक्ट विथ मैटर देन इट प्रोड्यूसेस positron and electron. This phenomenon is called pair production. जब गामा फोटोन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है, मैटर के साथ जब इंटरेक्ट होता है तो वह दो पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है, एक पोजिट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द एटम, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो ध्यान दिया जाए, पेयर प्रोडक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ए गामा फोटोन interact with matter then it produces positron and electron. This phenomenon is called pair production. We observe over here, suppose this is the gamma photon, and when it interact with matter then it produces proton and electron. This is the positron and this is the electron. जब ये गामा फोटोन मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है तो ये पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे स्थिति में देखा जाए, जब ये आपका एक पोजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और एक आपका इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, तो जब ये गामा फोटोन आपका मैटर के साथ इंटरेक्ट होगा तो आपका ये पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। अब देखा जाए आपका पेयर प्रोडक्शन के पहले का टोटल चार्ज देखा जाए, टोटल चार्ज बिफोर पेयर प्रोडक्शन अगर बात करेंगे, टोटल चार्ज
बिफोर पेयर प्रोडक्शन। तो आपका ये गामा फोटोन जो होता है इसका रेस्ट चार्ज कितना होता है? 0। देयर इज नो चार्ज इन द गामा फोटोन। फोटोन ऐसा पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो आपका गामा फोटोन में पेयर प्रोडक्शन से पहले ये पार्टिकल क्या था? गामा था। तो गामा का चार्ज कितना होता है? 0। तो पेयर प्रोडक्शन के पहले टोटल चार्ज कितना है? 0। अब पेयर प्रोडक्शन के बाद का टोटल चार्ज देखा जाए। टोटल चार्ज आफ्टर पेयर प्रोडक्शन, आफ्टर पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन के बाद आपका दो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, एक पॉजिट्रॉन और एक आपका इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +E। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -E। तो -E +E क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज +E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पॉजिट्रॉन का चार्ज +E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, दे कैंसिल टू ईच अदर। तो नेट चार्ज कितना हो गया? पेयर प्रोडक्शन के बाद का टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। टोटल चार्ज कितना हो गया आपका? 0 हो गया। क्लियर? तो आपने ऑब्जर्व किया कि पेयर प्रोडक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना था? 0। पेयर प्रोडक्शन के बाद टोटल चार्ज कितना है? 0। क्लियर हुआ आपका? तो आपका ये पेयर प्रोडक्शन जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है। आपने देखा कि पेयर प्रोडक्शन से पहले भी टोटल चार्ज 0 है, पेयर प्रोडक्शन के बाद का भी टोटल चार्ज 0 है। इसका मतलब इस सिस्टम में, इस फिनोमिनन में टोटल चार्ज जो है क्या है? कंजर्व है, कांस्टेंट है, सेम है। क्लियर? एक और इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल आपका देखा जाए, जैसे हो गया आपका, एक और एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए एनिहिलेशन का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एनिहिलेशन। एनिहिलेशन इसका जस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? एनिहिलेशन देखा जाए, पहले क्या है ये समझा जाए। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन फिनोमेनन क्या कहता है कि व्हेन ए पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन टुगेदर, दोनों को जब कंबाइन करेंगे पॉजिट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को, देन इट प्रोड्यूसेस 2 गामा फोटोन। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एनिहिलेशन। जब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, संयोजित करते हैं, तो आपका 2 गामा फोटोन प्रोड्यूस होता है। ऐसे फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? एनिहिलेशन कहते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन and positron combine together, then it produces 2 gamma photons. Such phenomenon is known as annihilation. Pay attention over here. जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका पॉजिट्रॉन है, दोनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो आपका 2 गामा फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है। कितने गामा फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है? 2 गामा फोटोन। इस स्थिति में भी यहाँ पर आपका टोटल चार्ज कंजर्व है। कहिए ये कैसे सर? तो एनिहिलेशन से पहले टोटल चार्ज आप देख लिया जाए और एनिहिलेशन के बाद का टोटल चार्ज देखा जाए। तो टोटल चार्ज
बिफोर एनीहिलेशन, टोटल चार्ज बिफोर एनीहिलेशन कितना हो जाएगा? तो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? माइनस ही। ये पॉजिट्रॉन है, इसका चार्ज प्लस ही। तो प्लस ही माइनस ही कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब टोटल चार्ज आफ्टर एनीहिलेशन देखा जाए। टोटल चार्ज आफ्टर एनीहिलेशन, टोटल चार्ज आफ्टर एनीहिलेशन की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये गामा फोटोन है, तो गामा फोटोन का चार्ज कितना होता है? 0। ये भी गामा फोटोन है, क्योंकि फोटोन पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो आपका गामा फोटोन का चार्ज 0, ये गामा फोटोन का चार्ज 0, तो 0 + 0 कितना हो गया? 0। तो एनीहिलेशन से पहले टोटल चार्ज 0, एनीहिलेशन के बाद का टोटल चार्ज 0। इट मीन्स इस सिस्टम में, इस फिनोमिनन में टोटल चार्ज जो है वह क्या है? कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, समान रह रहा है, नियत रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? मतलब टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड ओवर हेयर। तो आप समझ गए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? कि टोटल चार्ज जो होता है वह हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। दैट इज आपका चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। आपका हमेशा चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया कि द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम और ए बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। दैट इज चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब देखा जाए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी देखा जाए। तीसरा प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तीसरा है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, तो तीसरा जो प्रॉपर्टी है वह है आपका क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? सो ध्यान दिया जाए। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज मीन्स हुआ कि इट स्टेट्स दैट द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मीन्स सबसे छोटा चार्ज, किसी भी सिस्टम का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा चार्ज होता है, दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज। तो उस एलिमेंट्री चार्ज का वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे आपका ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या बताए कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट इज the charge present in a body, the charge present in a body is always integral multiple of elementary charge। Elementary charge, elementary charge means elementary charge means charge of one electron, charge of one electron। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वह या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जब भी अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं है इसका मतलब जीरो चार्ज, अगर है तो वह जो चार्ज होगा वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटीग्रल कहने का मतलब हो गया वेयर n = 1 2 3 4 5 6 ... so on। मतलब जब भी किसी बॉडी में जो चार्ज होगा
वह एलिमेंट्री चार्ज का 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल में नहीं। जब भी बॉडी में जो चार्ज होगा वह क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में, कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल में नहीं होगा। तो आपका द चार्ज जो है, और ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ई का वैल्यू जो हम लोग यूज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मतलब ई के वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स 4। तो आपका ये Q बराबर हो गया प्लस माइनस n। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर 2-3 बातें, 2-3 चीजें ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि इफ n इक्वल टू Q अपॉन E, Q इज द चार्ज ऑफ द बॉडी एंड इज द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर n का मान नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया आपका such as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on, it means the charge present in a body is possible. It means this charge is possible, this charge is possible. But suppose if n is equal to Q upon E, और n का वैल्यू अगर फ्रैक्शनल नंबर आ गया, फ्रैक्शनल नंबर सपोज 11/5, 9/7, 8/5, सपोज आपका अगर फ्रैक्शनल नंबर इस तरह का नंबर आ जाएगा, इट मीन्स द चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर n का मान नेचुरल नंबर आ जाए, इसका मतलब ये चार्ज बॉडी में क्या है, पॉसिबल है। अगर n का मान फ्रैक्शनल नंबर आ गया 5/7, 9/11, 12/5, 13/9, तो ये फ्रैक्शनल नंबर जब आ जाएगा तब ये बॉडी में चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर एक पार्टिकल होता है क्वार्क, जिसका चार्ज तो होता है ±1/3, ±2/3, नहीं, तो ये जो क्वार्क पार्टिकल है इसका जो चार्ज होता है ये तो फ्रैक्शनल मल्टीपल में है, तो ये तो चार्ज बॉडी में पॉसिबल है फ्रैक्शनल मल्टीपल वाला। तो यहाँ पर वास्तविक बात क्या है कि क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल है जिसका लाइफ स्पैन नहीं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इट लाइज for 10⁻⁻8 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10⁻8वां भाग। तो 1 सेकेंड का 10⁻8वां भाग मतलब इट इज वेरी स्मॉलेस्ट टाइम। आप ऑब्जर्व भी बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, उत्पन्न हुआ खत्म हो गया। तो ये क्वार्क पार्टिकल में चार्ज फ्रैक्शनल मल्टीपल में है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन नहीं है। लाइफ स्पैन नहीं है इसका मतलब, लाइफ स्पैन नहीं, इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये उत्पन्न होता है और खत्म हो जाता है। जैसे ही उत्पन्न होगा ये क्या होगा, खत्म होगा। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इट लिव्स या इट अलाइव ओनली फॉर 10⁻⁻8 सेकेंड। तो कहने का मतलब इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, इसलिए ये नेचर में ज़्यादा समय के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द नेचर, इट जस्ट क्रिएट एंड जस्ट फिनिश। मतलब इसका लाइफ स्पैन है, उत्पन्न हुआ खत्म हो गया, चार्ज रेडिएट हो गया इसका सरफेस। तो कहने का मतलब किसी भी बॉडी में जो चार्ज पॉसिबल है वह तभी होगा जब वो नेचुरल नंबर आएगा, कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल में नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके प्रश्न का, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगर क्वेश्चन की बात किया जाए इस पर 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो आपको अभी बताए कि सपोज आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपका 3.2 × 10⁻⁻20 कूलम। Is this charge is possible in a body? Is this charge is possible in a body?
in a body? Is this charge is possible in a body? Suppose a charge is given over here 3.2 into 10 to the power minus 20 coulomb. Is this charge is possible in a body? We have to check this. हम लोग को चेक करना है कि क्या किसी बॉडी में ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? अभी जस्ट आपको बताएं कि अगर आपका n का मान नेचुरल नंबर आ गया, इसका मतलब वो बॉडी में चार्ज पॉसिबल है। अगर n का मान फ्रैक्शनल नंबर आ गया, इसका मतलब कि वो बॉडी में चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो अब देखा जाए यहाँ पर n का मान निकाल करके फाइंड आउट करेंगे। n का मान नेचुरल नंबर, चार्ज पॉसिबल। n का मान फ्रैक्शनल नंबर, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द चार्ज ऑफ द बॉडी एंड वी हैव टू चेक दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। तो चेक करने का तरीका बताए कि n निकालना है। n इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन, तो n बराबर क्यू अपॉन ई। जस्ट अभी आप पढ़े ना, q इक्वल टू एन, तो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो q इज द चार्ज ऑफ द बॉडी। चार्ज ऑफ द बॉडी इज 3.2 into 10 to the power minus 20 coulomb and E is the charge of electron. And charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Here आपका 16 2 जो 32, this is cancelled. 10 to the power minus 19 को ऊपर ले जाएंगे, 10 पर minus 19 को ऊपर ले जाएंगे, 10 पर plus 19 तो 2 into 10 to the power plus 19 और minus 20, तो 10 to the power कितना -1। 10 to the power -1 को नीचे लाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में चेंज करते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जब 10 to the power -1 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 10 पर +1, दैट इज 2 5 जो 10, इट मींस 1/5। इट इज नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर? इट इज अ फ्रैक्शनल नंबर 1/5। इट मींस दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल चेक किया जाए। सपोज गिवन ओवर हियर 4.8 into 10 to the power minus 18 coulomb. Is this charge is possible? Is this charge is possible? क्या ये बॉडी में चार्ज पॉसिबल है या नहीं? इसी तरह से चेक करना है। डू फास्ट, चेक किया जाए जल्दी से, यह चार्ज बॉडी में पॉसिबल है या नहीं है। तो आपका n का मान अगर नेचुरल नंबर आ गया तो पॉसिबल, अगर फ्रैक्शनल नंबर आ गया, जैसे यहाँ पर क्या आ गया? फ्रैक्शनल नंबर आ गया, फ्रैक्शनल आ गया, तो फ्रैक्शनल नंबर, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं हुआ। तब इसको चेक कीजिए कि नेचुरल नंबर आता है या फ्रैक्शनल नंबर आता है। तो उसी तरह से हम लोग चेक करेंगे। n इक्वल टू क्यू अपॉन ई, क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्यू अपॉन ई, and Q is the charge of the body, and charge of the body is 4.8 into 10 to the power minus 18 coulomb, and E is the charge of electron. E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो आपका जस्ट ये आपका 16 3 जा 48। अब इसको 10 to the power minus 19 को ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लाएंगे। तो आपका जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर या नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जो प्लस रहता है वो माइनस और जो माइनस रहता है वो प्लस। तो ये 10 पर -19 है, जब ऊपर जाएगा तो 10 पर +19 है और ये -18 है। तो -18 + 19 दैट इज 10 to the power +1, दैट इज कितना आ गया? 30। इट इज ए नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर? इट इज ए नेचुरल नंबर, इट इज ए natural number. So this charge is possible or not? This charge is possible. तो कह सकते हैं hence this charge is possible. This charge is possible. ये चार्ज जो है क्या है? पॉसिबल है। अब इसी तरह से और दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा अगर बात करें कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से आपका इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं या उसमें ऐड करते हैं तो चार्ज डेवलप होगा। तो आपका सपोज दिस इज ए एग्जांपल, इफ 100 electrons are added in a neutral body
then how much charge will we experience? Then how much charge will experience? Suppose 100 electrons are added in a neutral body, then how much charge will experience? Suppose in a neutral body 100 electrons are added, then how much charge will experience? Do fast, इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले न्यूट्रल बॉडी था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, अब उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया। कितना इलेक्ट्रॉन को? 100 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया, तो कितना चार्ज डेवलप होगा? तो सबसे पहले तो बात है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, तो जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? जस्ट वी हैव स्टडीड द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी में, जब भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव चार्ज। तो आपका जो चार्ज डेवलप होगा वो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जस्ट वी नो दैट Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी, तो यहाँ पर आपका कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। तो जब भी किसी बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो कौन सा चार्ज, निगेटिव। जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स चार्ज विल बी निगेटिव। तो Q इक्वल टू माइनस N, एंड ओवर हियर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका N का मान हो गया 100। E क्या है आपका, E जो है आपका, E इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज। E का वैल्यू कितना हम लोग जानते हैं, जस्ट अभी आपको बताया था, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 100 का मतलब हो गया 10 टू द पावर 2। 100 का मतलब 10 इंटू 10, दैट इज 10 टू द पावर 2। ये 10 टू द पावर प्लस 2 है, और ये 10 टू द पावर माइनस 19 नहीं, 1.6 इंटू ये 10 टू द पावर 2 हो गया। 100 का मतलब 10 इंटू 10, दैट इज 10 टू द पावर 2, आई इंटू ये 10 टू द पावर कितना है, माइनस 19। ये प्रोडक्ट में दोनों का बेस क्या है, सेम। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट में बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्लस 2 और माइनस 19 कितना हो जाएगा आपका, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 17 कूलम। नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम हो गया। तो आपका अगर किसी बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो कितना चार्ज डेवलप होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम, इतना चार्ज डेवलप होगा। अगर इसी तरह से रहता कि इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड तब कितना चार्ज डेवलप होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, सपोज अब इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दे रहे हैं, इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, then how much charge will be experienced? अब next question, if 100 electrons are removed from a neutral body, then how much charge will be experienced? अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, तो वह कितना चार्ज उसमें डेवलप होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो आप जानते हैं कि जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तब उसमें कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। तो आपका Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस N हो जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 100, और E का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये 100 का मतलब हो गया 10 टू द पावर 2। 100 का मतलब जस्ट पढ़े 10 पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये प्रोडक्ट में दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड होगा। तो प्लस 2 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। इतना चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ रिमूव कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इतना प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 9। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए इस पर, और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड टू डेवलप ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इन ए न्यूट्रल बॉडी? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
how many electrons are removed from a neutral body to experience a charge of 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस करने के लिए, 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। क्योंकि ये चार्ज प्लस 1 कूलम है तो 1 कूलम तभी डेवलप होगा जब इससे क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड टू डेवलप ए चार्ज ऑफ प्लस 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। तो हम लोग जानते हैं, जस्ट वी नो दैट, अभी हम लोग पढ़े हैं Q बराबर NE, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, एक न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन को हटाया जाए, रिमूव किया जाए, कि ताकि चार्ज कितना डेवलप हो जाए, 1 कूलम। तो Q इक्वल टू कितना होता है, NE, जहाँ N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इक्वल टू Q अपॉन E, एंड Q इज द चार्ज ऑफ बॉडी। तो बॉडी का जो चार्ज है 1 कूलम है, और E इक्वल टू वी नो दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हेयर पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब ये 10/16, ये 10 पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाए तो 10 पावर प्लस 19, एक 10 को इससे हटा करके इसमें डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका 10 टू द पावर 18 इंटू 10 दैट इज 10 पावर 19। तो एक 10 को जिससे हटाए इसमें डाल दिए, दैट इज 100 हो गया। 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 6 पॉइंट कितना आ गया, 25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो कितना चार्ज डेवलप हो, 1 कूलम डेवलप होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। टू गेट द इंफॉर्मेशन more videos, please subscribe my channel and boost my energy and encourage me so that I will every day upload the new videos for NEET level, for JEE level, for board level, for different videos. Please subscribe. Thank you for this watching.